हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे बिजनेस टॉपिक। पिछले स्लाइड में मैंने बताया था इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ह्यूमन एक्टिविटीज़ के जो दो टाइप्स थे उनके बारे में। और मैंने बताया था कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में 3 पार्ट्स हैं, जो कि बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। तीनों बड़े टॉपिक हैं, इसलिए मैंने इस वीडियो में बिजनेस टॉपिक को कवर किया है। स्टार्ट करते हैं और जानते हैं बिजनेस क्या होता है। देखिए, अगर हम पॉइंट्स में चीज़ों को लर्न करते हैं तो वो हमें ज़्यादा जल्दी और अच्छे से लर्न होते हैं। जब हम बिज़नेस की बात करें तो आप अपने आप को एज ए एंटरप्रेन्योर लीजिए या फिर एक ओनर लीजिए बिज़नेस का, और मान लीजिए कि आपको बिज़नेस खोलना है, ठीक है। उसके बाद जो पॉइंट्स बनते जाएंगे इसलिए उससे आपको चीज़ें आसानी से लर्न हो जाएंगी और आपको रटना नहीं पड़ेगा, आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो मैंने फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, इट मे कमेंस विद द डिसीजन ऑफ एंटरप्रेन्योर। मान लीजिए कि आपको बिजनेस खोलना है, तो इसमें अगर आपका डिसीजन है कि मतलब मुझे बिजनेस खोलना है तो खोलना है, तो इट मे कमेंस मतलब कमेंसमेंट मतलब क्या हो गया कि बिजनेस स्टार्ट करना। तो ये डिसीजन एंटरप्रेन्योर का होता है कि उसे बिजनेस करना है तो वो करेगा, ठीक है। नो मिनिमम क्वालिफिकेशन इज रिक्वायर्ड बिफोर स्टार्टिंग बिजनेस। देखिए, अगर कोई शॉप में भी वर्क कर रहा है तो वो भी बिजनेस ही एक तरीके का। तो अगर आप अपने आप को एक एज अ शॉप ओनर लीजिए, तो ज़रूरी नहीं है कि सारे शॉप्स ओनर बहुत पढ़े लिखे हों। जो छोटी मोटी ग्रोसरीज की शॉप होती हैं वो क्या होती हैं, उसके बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड लोग नहीं होते हैं उसमें मे बी, ठीक है। तो उसमें क्या है कि कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है कि मतलब आपको आपके पास ये डिग्री होनी ही चाहिए तभी आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, तो कोई उसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं है। कैपिटल रिक्वायरमेंट डिपेंड्स ऑन द स्केल ऑफ बिजनेस। कैपिटल रिक्वायरमेंट मतलब क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट, ठीक है। जो इन्वेस्टमेंट होता है वो किस पे डिपेंड करेगा, स्केल ऑफ बिजनेस। स्केल ऑफ बिजनेस का क्या मतलब हो गया, बिजनेस कितना बड़ा हम इस्टेब्लिश करने वाले हैं। अगर मान लीजिए हम छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हैं, छोटी दुकान खोल रहे हैं, तो उसका इन्वेस्टमेंट कंपेरेटिवली कम होगा, उसमें कम पैसे लगेंगे। अगर हम कोई बड़ा सा शोरूम खोल रहे हैं या फिर ज्वेलरी शॉप खोल रहे हैं, मान लीजिए कोई ऐसा मतलब जिसमें बिजनेस में पैसे ज़्यादा लग रहे हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम छोटा सा शॉप खोल रहे हैं जिसमें ग्रोसरीज वगैरह हैं, उसमें मान लीजिए 1-2 लाख इन्वेस्टमेंट हुआ और शॉप खुल गई, ठीक है। वहीं हम कोई बड़ा सा शोरूम खोल रहे हैं, किसी मान लीजिए बाटा का शोरूम खोल रहे हैं, शूज़ का शोरूम खोल रहे हैं, तो उसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लग सकता है, ठीक है। तो ये स्केल ऑफ बिजनेस पर डिपेंड करता है, जितना बड़ा बिजनेस उतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट। देर इज़ ऑलवेज रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। रिस्क एंड अनसर्टेनिटी क्या होता है, ये कि मान लीजिए बिजनेस में जो है हमेशा रिस्क होता है। ज़रूरी नहीं है कि आपको हमेशा प्रॉफिट ही प्रॉफिट मिलता रहेगा, लॉस भी हो सकता है बिजनेस में। अगर आप अपने आप को एज अ बिजनेसमैन देखें और तब सोचें, तब आपको समझ में आएगा कि रिस्क भी हो सकता है। मान लीजिए किसी का रखे रखे सामान सड़ गया, मान लीजिए कीड़े लग गए सामान में, तो अब वो सामान कोई खरीदेगा नहीं, खरीदेगा तो उतने सामान का क्या हुआ, हमें नुकसान हो गया। तो हमेशा रिस्क और अनसर्टेनिटी रहती ही रहती है बिजनेस में कि प्रॉफिट होगा, ये ज़रूरी नहीं है। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट। मेन ऑब्जेक्टिव बिजनेस का क्या है, हम बिजनेस क्यों करते हैं, ऑब्वियसली हमें चाहिए पैसे, भाई हम प्रॉफिट कमाने के लिए बिजनेस करते हैं। तो मेन ऑब्जेक्टिव बिजनेस का क्या हो गया, प्रॉफिट अर्निंग। फिर क्या है, देयर इज़ नो प्रिस्क्राइब कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि एम्प्लॉयज़ अगर कहीं काम कर रहे हैं, कहीं किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं या किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो उन्हें कई सारे कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए जाते हैं कि आपको इतने बजे आना है, आपको इतने बजे जाना है, आपको ये काम करना है और आपको ये रूल्स फॉलो करने हैं, ये कंपनी में रूल्स आप नहीं तोड़ सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई कोड ऑफ कंडक्ट, रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होता है। आपको जैसे बिजनेस करना है आप कर सकते हैं। इट इन्वॉल्व्स प्रोडक्शन, परचेज एंड सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसमें क्या होता है, बिजनेस में हम लोग प्रोडक्शन करते हैं गुड्स का, गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, उन्हें क्या करते हैं, बेचते हैं। इंडस्ट्री कोई खुला है वो भी एक तरह का बिजनेस है भाई, तो वो क्या करेगा, प्रोडक्शन कर रहा है, तो वो एक बिजनेस हो गया। परचेज एंड सेल में क्या हो गया, मान लीजिए प्रोडक्शन के बाद गुड्स आए, शॉप्स पे आए, अब हम उन्हें बेच रहे हैं तो हमें पैसे मिल रहे हैं, ठीक है। हम लोग एक्सचेंज कर रहे हैं, गुड्स को सेल कर रहे हैं, तो हमें क्या हो रहा है, गुड्स और सर्विसेज सेल करने पे क्या मिल रहे हैं, पैसे मिल रहे हैं, हम लोग प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। तो ये भी क्या हो गया, बिजनेस हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब है बिजनेस इंक्लूड्स द फॉलोइंग एक्टिविटीज़। ए क्या है, क्रिएटिंग अ कस्टमर फॉर इटसेल्फ। अब हम लोग अपने आप को एक दुकानदार की तरह इमेजिन करेंगे खुद को, और फिर सोचेंगे कि हम लोग क्या क्या एक्टिविटीज़ करेंगे। क्रिएटिंग अ कस्टमर फॉर इटसेल्फ, पहले हम लोग कस्टमर बनाएंगे, ठीक है। अपना व्यवहार अच्छा रखेंगे ताकि कस्टमर्स आते रहें, हमारी ही दुकान पे आएँ, हमारा ही सामान खरीदें। बी क्या होगा, कन्वर्टिंग इकोनॉमिक रिसोर्सेज इनटू गुड्स एंड सर्विसेज कीपिंग इन माइंड द प्रेफरेंसेस ऑफ कस्टमर्स। हम लोग क्या करेंगे, जो भी इकोनॉमिक रिसोर्सेज है, मान लीजिए जो भी रॉ मटेरियल्स हैं,
उनको हम लोग गुड्स और सर्विसेज में बदलेंगे, और ऐसे गुड्स और सर्विसेज में बदलेंगे जो कस्टमर के प्रेफरेंसेस हो। ठीक है, मान लीजिए हम लोगों को कॉटन मिला, ठीक है, कॉटन एक रॉ मटेरियल है और कस्टमर्स को शर्ट्स की प्रेफरेंस है, उनका शर्ट चाहिए उन्हें, तो हम क्या करेंगे, शर्ट्स ही प्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि हमें अपने कस्टमर्स को मेंटेन रखना है ताकि वो हमारे शॉप्स पे आए, हम उनके प्रेफरेंसेस के हिसाब से प्रोडक्शन करेंगे। नेक्स्ट है innovating new products or services. Innovation may lead to technological upgradation of production processes. Innovating new products or service, innovation मतलब क्या होता है, कुछ नए चीज़ को बनाना। ठीक है, कुछ ऐसा प्रोडक्ट्स हम लोग बनाएंगे जो मतलब कस्टमर्स को पसंद आए। हमें पहले कस्टमर्स के टेस्ट को अच्छे से जानना होता है कि उनका टेस्ट क्या है, उन्हें क्या वो चीज़ कैसी प्रेफर कर रहे हैं, जगह कैसा है, जगह के हिसाब से लोग क्या प्रेफर कर रहे हैं। इनोवेशन में लीड टू टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन। अगर हम इनोवेशन कर रहे हैं, मान लीजिए कि कोई गुड्स हमें प्रोड्यूस करना है, इनोवेशन में हम लोग क्या कर रहे हैं, मान लीजिए हम लोग ने एक नई मशीन बना दी जो ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकती है, ज़्यादा चीज़ें बना सकती है, तो वो क्या हो गया, एक तरह का इनोवेशन हुआ, एक तरह का नया मशीन हमने बनाया। डी पॉइंट है मार्केटिंग दीज इनोवेटिव प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज सो दैट दीज कैन रीच द कस्टमर। मैंने ये बताया, नए प्रोडक्ट्स हम लोग बनाएंगे इनोवेशन करके। मान लीजिए कोई नए तरीके का जूता बनाया जो कि मे बी ज़्यादा कंफर्टेबल हो, जो भी प्रेजेंटली हम लोग जूते पहन रहे, ठीक है, तो उसको क्या है, फिर हम उसको कस्टमर्स तक पहुंचाएंगे। जब इन इनोवेशंस को हम कस्टमर्स तक पहुंचाएंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे, मार्केटिंग। उन चीज़ों का हमने मार्केटिंग किया, उन चीज़ों को हमने कस्टमर तक पहुंचाया। अब कस्टमर्स का हम लोग उससे फीडबैक लेंगे, कस्टमर्स को वो प्रोडक्ट्स पसंद आए या नहीं है। अगर पसंद आए तो हम उसे और प्रोड्यूस करेंगे, और अगर नहीं पसंद आए तो मे बी हम प्रोडक्शन रोक देंगे। नेक्स्ट टॉपिक है फीचर्स ऑफ बिजनेस। हम लोग अब देखेंगे फीचर्स क्या क्या है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं बिजनेस के। ठीक है, पहला है इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी अभी मैंने बताया था कि जो चीज़ें, जो काम हम करते हैं पैसा अर्न करने के लिए, उसे हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। तो बिजनेस हम लोग किस लिए अर्न करते हैं काम, बिजनेस हम लोग करते हैं प्रॉफिट अर्न करने के लिए, पैसा कमाने के, अपनी लाइवलीहुड अर्न करने के लिए। कुछ लोग के घर उसी से चलता है, बिजनेस से ही। तो बिजनेस इज कंसिडर्ड एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी एज इट इज अंडरटेकन विद द ऑब्जेक्टिव और एम ऑफ अर्निंग मनी एंड लाइवलीहुड। सेकंड क्या है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। दूसरा फीचर क्या है, देखिए बिल्कुल लाइन वाइज बढ़ रहे हैं हम लोग, फीचर्स में भी बिल्कुल लाइन वाइज बढ़ेंगे। प्रोडक्शन करते हैं हम लोग गुड्स और सर्विसेज का। कोई इंडस्ट्री खोला है मैंने, गुड्स का प्रोडक्शन करे, वो क्या है, बिजनेस है। एवरी बिजनेस एंटरप्राइज ईदर प्रोड्यूसेस और प्रोक्योर गुड्स और सर्विसेज फ्रॉम प्रोड्यूसर्स। गुड्स में कंसिस्ट ऑफ कंज्यूमर और इंडस्ट्रियल गुड्स एंड सर्विसेज में इंक्लूड ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग एक्सेट्रा। इसमें दो टर्म्स आए हैं, कंज्यूमर और इंडस्ट्रियल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स क्या होता है, जो डायरेक्टली कंज्यूमर कंज्यूम करते हैं, जैसे कि मान लीजिए सोप हुआ, टूथपेस्ट हुआ, ये सब क्या हो गए, कंज्यूमर गुड्स हो गए, हम लोग डायरेक्टली कंज्यूम कर लेते हैं। इंडस्ट्रियल गुड्स क्या हो गया, जो कंज्यूमर गुड्स को प्रोड्यूस करने में मदद करते हैं, यानी कि इंडस्ट्रियल गुड्स। मशीन से मान लीजिए सोप जो है वो किसी ना किसी मशीन से बन रहा है, तो वो क्या हो गया, इंडस्ट्रियल गुड हो गया, तो वो मशीन इंडस्ट्रियल गुड हुआ। ठीक है, सर्विसेज क्या है, ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग एक्सेट्रा। कई सारे सर्विसेज प्रोवाइड किए जाते हैं, जैसे ट्रांसपोर्टेशन, सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए, तो वो सब क्या हो गए, सर्विसेज हो गए। नेक्स्ट है सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बिजनेस में हम लोग क्या करते हैं, सामान बेचते हैं, खरीदते हैं। ठीक है, बिजनेस इन्वॉल्व सेल्स और एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज। द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजप्शन इज नॉट बिजनेस। अगर हमने कुछ प्रोड्यूस किया और वो हम खुद से कंजप्शन कर रहे, खुद कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, तो वो बिजनेस नहीं हुआ। बिजनेस में पैसे का रोल होता ही होता है। अगर आप कुछ देंगे बिजनेस में तो आपको वापस कुछ ना कुछ मिलेगा ही। अगर हम खुद को कुछ खिला रहे हैं, मान लीजिए नमकीन प्रोड्यूस किया, नमकीन खुद खा रहे हैं, तो वो सेल्फ कंजप्शन कर, उसका पैसा मिला, हमें नहीं मिला, तो वो बिजनेस नहीं हुआ। फोर्थ है डीलिंग इन गुड्स और सर्विसेज ऑन अ रेगुलर बेसिस। मान लीजिए आज मैं जाती हूँ, एक शर्ट अपना लेती हूँ नया बिल्कुल और उसको बेच देती हूँ, ठीक है, तो क्या मैं बिजनेसमैन हो गई, बिल्कुल नहीं हुई, क्योंकि मैंने सिर्फ एक बार बेचा है ना, मैं उसको रेगुलर बेसिस पे नहीं काम कर रही हूँ उसके लिए, तो वो बिज़नेस नहीं होगा। ये बिज़नेस नहीं है कि मैं अगर अपने भाई को ही कोई सामान बेच देती हूँ कि चलो ये सामान तुम रख लो और पैसे मुझे दे दो, तो ये बिज़नेस नहीं हुआ। ये रेगुलर बेसिस पे जब हम गुड्स और सर्विसेज के का डीलिंग करते हैं तभी हम उसे बिजनेस कह सकते हैं। बाइंग और सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज वंस और ट्वाइस इज नॉट बिजनेस। वन सिंगल ट्रांजेक्शन ऑफ सेल डज नॉट कंस्टिट्यूट बिजनेस। ठीक है, इसका मतलब भी वही हुआ कि जो सिंगल हम लोग करते हैं, सिंगल ट्रांजेक्शन्स जो है वो बिजनेस में कंस्टिट्यूट नहीं होंगे। नेक्स्ट है प्रॉफिट अर्निंग।
The main purpose of business is earning profit. If the profit motive is missing in a transaction, then it cannot be considered as business transaction. Business का main purpose ही होता है, अगर हम कोई भी चीज़ कर रहे हैं, आप ही बताइए, अगर आप ही करते हैं, आप सोचिए इस चीज़ को, तब जो है क्या होगा, वो प्रॉफिट अर्निंग के लिए ही हम लोग करते हैं। कोई सामान अगर हम 50 रुपए में खरीद के 50 रुपए में ही बेच दे रहे तो उसका कोई मतलब है? बिल्कुल मतलब नहीं है। तो वो क्या हो गया, वो बिजनेस कंसीडर नहीं किया जाएगा। नो बिजनेसमैन कैन सर्वाइव विदाउट अर्निंग सफिशिएंट प्रॉफिट। अगर 1-2 रुपए भी प्रॉफिट होता है तो उसका कोई मतलब नहीं है। सफिशिएंट अमाउंट में प्रॉफिट हमें अर्न करना चाहिए, वरना बिजनेस का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न ऑब्लिक रिस्क। देयर इज़ ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी ऑफ लॉसेस। ज़रूरी नहीं है कि हमें हमेशा प्रॉफिट ही मिलेगा, हमेशा इस चीज़ का रिस्क रहता है, ये अनसर्टेनिटी रहती है कि हमें लॉस भी हो सकता है। मान लीजिए कि अगर हमने अपने वेयर हाउस में सामान रखा, वेयर हाउस मतलब होता है स्टोरेज रूम्स। मान लीजिए स्टोर रूम है कोई और उसमें हमने सामान रखा हुआ है, गेहूँ रखा हुआ है, उसमें कीड़े पड़ जाएँ, कीड़े गेहूँ ख़राब कर दे, तो ऑब्वियसली एक तरह का हमें लॉस हो गया। तो वो क्या हो गया, अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न ऑब्लिक रिस्क। बहुत रिस्क होता है, ज़रूरी नहीं है कि हमें हमेशा प्रॉफिट ही मिले। देयर इज़ ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी ऑफ लॉसेज। इट इज़ नॉट सर्टेन दैट अ बिजनेस मैन विल ऑलवेज अर्न एडिक्वेट प्रॉफिट एज मार्केट कंडीशंस में चेंज। मार्केट कंडीशंस मतलब क्या हो गया कि कस्टमर्स के टेस्ट मान लीजिए चेंज हो गए। मान लीजिए हम लोग ने टी शर्ट्स प्रोड्यूस किया था, अब कस्टमर्स को टी शर्ट्स की इतनी डिमांड नहीं है, फैशन चेंज हो गया है, तो वो क्या हो जाएगा, जितने टी शर्ट्स हमने प्रोड्यूस करके रखे हुए उसका लॉस होगा। तो वो भी एक तरह का जो है अनसर्टेनिटी हो जाता है कि हमें मे बी प्रॉफिट ना मिले या हमें लॉस बियर करना पड़े। ठीक है, ये एक तरह का अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न होगी। ठीक, अब हमारा टॉपिक है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। ऑब्जेक्टिव्स आर द एंड टुवर्ड्स विच द एक्टिविटीज़ ऑफ द बिजनेस आर डायरेक्टेड। अगर हम कभी भी किसी रेस में दौड़ते हैं तो हम स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पे ही पहुंचने के लिए ही दौड़ते हैं कि हमें एंड तक पहुंचना है। हमें स्टॉप लाइन जो भी होते हैं, एंड लाइन होती है जो भी, वहाँ तक पहुँचने के लिए हम रेस लगाते हैं। तो बिजनेस में भी जो भी हम लोग एक्टिविटीज़, जो भी काम हम लोग करते हैं, वो एंड तक ही पहुँचने के लिए करते हैं और उसी को हम ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं। ठीक है, जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव होता है बिजनेस में। अब ऑब्जेक्टिव क्या होता है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है कि हमें प्रॉफिट तो ऑन करना ही करना है। जब भी हम बिजनेस कोई चालू करने का सोचते हैं, स्टार्ट करने का सोचते हैं, तब हम पहले यही सोचते हैं कि हमें उससे प्रॉफिट अर्न करना है। 3 ऑब्जेक्टिव हम लोग पढ़ेंगे, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव और पर्सनल ऑब्जेक्टिव। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव देखते हैं क्या है। Business is an economic activity, so the most important objective of business are economic objectives. Under economic objectives, the following objectives are included. बिजनेस एक तरह का इकोनॉमिक एक्टिविटी है और सारे जो भी इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स होंगे वही मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे। तो सबसे पहला इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, सर्वाइवल। द बेसिक पर्पस ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज टू सर्वाइव एंड एग्जिस्ट इन द कंपटीशन। जो भी मार्केट का कंपटीशन चल रहा है उसमें सर्वाइव करना मुश्किल होता है, क्योंकि हो सकता है अगर हम कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस करें और उससे भी अच्छा कोई हमारा कॉम्पिटिटर प्रोड्यूस कर दे तो लोग क्या करेंगे, तुरंत शिफ्ट हो जाएंगे, हमारा प्रोडक्ट छोड़ करके अच्छे प्रोडक्ट के पास चले जाएंगे। Market for a long period of time and it is possible only when it is able to cover its cost and earn profit। और ये तभी हो सकता है, मान लीजिए अगर हम कोई कॉम्पिटिटर हमारा अच्छा सामान प्रोड्यूस करता है, तब हम क्या करेंगे, अपना कॉस्ट कम करने लगेंगे कि शायद कम पैसे कम की वजह से लोग हमारा सामान खरीदने लगे। तो ऐसा अगर हम करेंगे तो हम ज़्यादा दिन नहीं सर्वाइव कर पाएंगे, क्योंकि हमें ज़्यादा प्रॉफिट नहीं अर्न हो पा रहा है। तो हमें ऐसा काम करना पड़ता है उसमें कि हमारा जो कॉस्ट है वो भी कवर हो जाए। मतलब अगर हम लोग 8 रुपए में चॉकलेट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो 8 रुपए का 8 रुपए हमें मिल जाए और साथ में हमें प्रॉफिट भी मिले, तभी हम सर्वाइव कर पाएंगे। बिना प्रॉफिट के हम नहीं सर्वाइव कर पाएंगे। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है प्रॉफिट। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज अर्निंग एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट इज इसेंशियल फॉर सर्वाइवल, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस। जब हम प्रॉफिट अर्न करेंगे, जब हमें ज़्यादा पैसे मिलेंगे, तभी हम सर्वाइव कर पाएंगे और तभी हम लोग ग्रोथ कर पाएंगे। ग्रोथ और एक्सपेंशन क्या हो गया, मान लीजिए हम लोग अपना सेल्स बढ़ा देंगे, प्रोडक्शन बढ़ा देंगे, पैसे ज़्यादा मिलेंगे तो आप क्या
करेंगे, और पैसे इन्वेस्ट कर देंगे, और ज़्यादा रॉ मटेरियल खरीद लेंगे, और ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे और ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करेंगे। ठीक है, प्रॉफिट इज़ द रिवॉर्ड गिवन टू बिजनेसमैन फॉर बियरिंग रिस्क। देखिए बिजनेसमैन तो रिस्क लेता ही लेता है, रिस्क तो वो ले रहा है कि ज़रूरी नहीं है कि उसे प्रॉफिट मिले ही मिले। आप फ्यूचर में क्या होगा आपको नहीं पता है, तो एक तरह का ये एक रिवॉर्ड हो गया बिजनेसमैन के लिए प्रॉफिट। ठीक है, थर्ड पॉइंट है ग्रोथ। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मस्ट ग्रो एंड एक्सपैंड देयर एक्टिविटीज़। हमेशा हम एक लेवल पे नहीं चल सकते, हमें अपने लेवल को बढ़ाना पड़ता है। ठीक है, एक्सपैंड करेंगे हम लोग बिजनेस को, हमेशा एक छोटी दुकान में ही नहीं रहेंगे, हमेशा हमें सीढ़ियाँ ऊपर की ओर चढ़नी पड़ती हैं। ठीक है, हमें एक्सपैंड करना पड़ेगा। द सक्सेस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन इज measured by the growth rate and growth is measured in terms of sale, number of branches etc. मान लीजिए मेरा आज एक दुकान है, मैंने और प्रॉफिट अर्न किया। ठीक है, अब मैं 2 दुकान खोल दिया, तो ये क्या हुआ, अब मुझे और ज़्यादा प्रॉफिट अर्न होगा, मैंने और ज़्यादा ग्रो किया और ज़्यादा अपने बिजनेस को एक्सपेंड किया। और अगर मैं एक ही खोली रहती हूँ तो बिजनेस का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है सोशल ऑब्जेक्टिव्स। अगर हम एक सोसाइटी में अपना बिजनेस खोल रहे हैं तो जो बोला जाता है ना सोशल इंसान होना, वैसे ही बिजनेस को भी सोशल होना पड़ता है। लोगों से उन्हें अच्छा बॉन्डिंग बनानी पड़ती है एक तरह से। ठीक है, सोशल ऑब्जेक्टिव्स डील विद द कमिटमेंट्स ऑफ बिजनेस टूवर्ड्स। कुछ हमारे कमिटमेंट्स होते हैं सोसाइटी की तरफ जो हमें पूरे करने पड़ते हैं ताकि हम लोग का बिजनेस चलता रहे। ठीक है, क्योंकि जब तक कस्टमर है, जब तक सोसाइटी में हमारा बिजनेस है, तभी तक हम अपना बिजनेस रन कर सकते हैं। जब कस्टमर्स ही नहीं रहेंगे तो बिजनेस का कोई मतलब नहीं है। पहला पॉइंट है सप्लाई ऑफ डिजायर्ड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। एग्जाम में आपको इन पॉइंट्स को और इलेबोरेट करना होगा। ठीक है, मैं इसे समझा देती हूँ और आप अपने वर्ड्स में से इलेबोरेट कर देंगे। सप्लाई ऑफ डिजायर्ड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, हमें ऐसे मतलब मान लीजिए सोसाइटी का जो भी डिज़ायर है, जिस भी तरीके का वो डिज़ायर करते हैं कि हमें ऐसे क्वालिटी का प्रोडक्ट चाहिए, अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट चाहिए, तो हम वैसे ही प्रोडक्ट सप्लाई करेंगे ताकि सोसाइटी के लोग जो भी कस्टमर हमारे हैं वो हमसे ही प्रोडक्ट्स खरीदें। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है अवॉइडेंस ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस क्या है, अनफेयर मतलब क्या हुआ, गलत गलत ट्रेड प्रैक्टिसेस को हमें अवॉइड करना है। ऐसा नहीं कि मान लीजिए कि कभी कोई आया खरीदने तो 500 ग्राम चावल मांगा, हमने 4 ही 100 ग्राम चावल दिया और उस पर टैग लगा दिया क्या कि 500 ग्राम चावल है, या फिर हमने अपने कैलकुलेट जो भी वो वेट वाला होता है उस पे हमने कुछ गड़बड़ कर दी और उसके बाद हमने ऐसा कर दिया कि वो 500 दिखा रहा है जबकि चावल 400 ग्राम ही है। ठीक है, तो ऐसे अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हमें नहीं करना है, हमें ईमानदारी से काम करना है। ठीक है, ये हमारे सोसाइटी की तरफ हमारे कमिटमेंट्स होते हैं। ठीक है, थर्ड है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन क्या है कि हमारे जो सोसाइटी है अगर उसे कोई प्रॉफिट होगा ही नहीं हमारे बिजनेस के, हमने जो भी कंपनी इस्टेब्लिश की, बिजनेस इस्टेब्लिश की, जो भी इस्टेब्लिश किया, अगर सोसाइटी को कोई प्रॉफिट ही नहीं है तो सोसाइटी कभी भी उसे अपने वहाँ रहने देगी नहीं, रहने देगी। अगर हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं, मान लीजिए हम कह रहे हैं कि देखिए अगर हमने यहाँ पे इंडस्ट्री खोला तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी और कई लोगों को यहाँ पे हम काम देंगे, तो क्या होगी सोसाइटी एक तरह से, लोगों को जब रोजगार मिलेगा तो लोग खुश हो जाएंगे। तो ये क्या होगा, एक तरह का सोशल ऑब्जेक्टिव हम लोग फुलफिल करेंगे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके, ताकि सोसाइटी में जो लोग हैं जो अनएम्प्लॉयड है वो आके हमारे इंडस्ट्री में काम करें। फोर्थ है सोशल सर्विस। सोशल सर्विस में क्या है, मान लीजिए हम लोग सोशल सर्विस मतलब हमें क्या समझ में आता है कि हम लोग कुछ सोशल वर्क करेंगे। ठीक है, मान लीजिए गरीबों को डोनेट कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, एनजीओज कोई अगर प्रोग्राम्स रन कर रहे हैं तो हम लोग एनजीओज में पैसे डोनेट कर रहे हैं ताकि मान लीजिए अगर कोई ऑर्फन बच्चे हैं, अगर जिनके माँ बाप नहीं हैं, उन्हें अच्छी शिक्षा दी जा सके, तो ये सब क्या है सोशल सर्विस हो गया। मान लीजिए हमने कोई स्कूल खोल दिया या फिर चैरिटेबल डिस्पेंसरीज हुए या हॉस्पिटल्स हुए, हम लोग ने पैसा इन्वेस्ट कर दिया, तो ये सब क्या हो गया सोशल ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए हमें सोशल सर्विस भी करना पड़ता है। अवॉइडेंस ऑफ पॉल्यूशन क्या है, मान लीजिए मैंने कोई इंडस्ट्री खोली हुई है, उससे बहुत ज़्यादा एयर पॉल्यूशन हो रहा है, आसपास के जो भी सोसाइटी के लोग हैं या फिर जो भी उस एरिया के लोग हैं वो लोग बीमार हो रहे हैं उस पॉल्यूशन की वजह से। ठीक है, या फिर मैंने वाटर पॉल्यूशन कर दिया, तो उससे क्या होगा, कभी भी हमारा इंडस्ट्री अच्छे से नहीं चल पाएगा, लोग हमेशा हमारे अगेंस्ट रहेंगे क्योंकि वो उनके हेल्थ पे इफेक्ट कर रहा है। तो हमें ये भी ध्यान रखना होता है कि हम पॉल्यूशन ना फैलाएं, ना वाटर पॉल्यूशन, न किसी भी तरीके का हम पॉल्यूशन ना करें, ताकि हमारा लोगों से बना रहे। ओके, और बिजनेस चलाने में हमें दिक्कतें ना आए।
अब नेक्स्ट है ह्यूमन, इंडिविजुअल या पर्सनल। आप लोग ये तीनों में से कोई भी ऑब्जेक्टिव बोल सकते हैं। जब हम इंडिविजुअल, ह्यूमन और पर्सनल ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे तब यानी कि हम एम्प्लॉयज़ की बात कर रहे हैं। अब आप लोग सोचिए कि आप लोग अगर एम्प्लॉयज़ हैं और अगर आप लोग किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करें तो आपकी कुछ एक्सपेक्टेशंस तो होंगी ये ऑर्गेनाइजेशन से कि हमें ऐसा ऐसा चीज़ होना चाहिए, ठीक है। तो क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हमें अपने एम्प्लॉयज़ के लिए पूरी करनी चाहिए एज अ बिजनेसमैन या फिर एज अ ओनर। तो आइए देखते हैं कॉमन इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, देखते हैं। प्रोवाइडिंग गुड वर्किंग कंडीशंस हमें अच्छे प्रोवाइड करने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मान लीजिए कि कोई काम कर रहा है तो उसे अच्छे वर्किंग कंडीशंस में नहीं प्रोवाइड, मान लीजिए कि मशीन ही ख़राब है, ठीक है, अच्छे वर्किंग कंडीशन में है ही नहीं, और उसके बाद भी हम लोग उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो अच्छा प्रोडक्शन करे, तो कभी कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। अच्छे वर्किंग कंडीशंस होने चाहिए। पेमेंट ऑफ कॉम्पिटिटिव एंड सेटिस्फैक्ट्री वेजेस एंड सैलरी। अगर मान लीजिए कंपनी ए में 20,000 सैलरी मिल रही है और कंपनी बी में 50,000 मिल रही है, तो कभी भी कोई कंपनी ए में काम करना चाहेगा 20,000 सैलरी पे? नहीं करना चाहेगा। तो सैलरी जो है वो कॉम्पिटिटिव होनी चाहिए। आपको सामने वाले की भी एम्प्लॉयज़ को देखना चाहिए कि मान लीजिए अगर वहाँ ज़्यादा सैलरी मिली तो आपको भी इंक्रीमेंट करना पड़ेगा ताकि आपके एम्प्लॉयज़ आपका कंपनी छोड़ के ना जाएं। ये नहीं कि आप काम ज़्यादा ले रहे हो और पैसे कम दे रहे हैं। पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉय क्या हो गया, उनकी जो भी नॉलेज उनको हमेशा अपडेट किए रहना या फिर उन्हें हमेशा ट्रेनिंग देते रहना ताकि उनकी नॉलेज जो है अपडेट होती रहे। उनका पर्सनल डेवलपमेंट हो, वो कुछ सीखें, आपके यहाँ से कुछ सीखें, तब जा कर के वो आपके यहाँ काम करने में उनका मन भी लगेगा। पीयर रिकॉग्निशन एंड रिस्पेक्ट बाय एनकरेजिंग एम्प्लॉयज़ टू टेक इनिशिएटिव एंड पार्टिसिपेटिंग इन डिसीजन मेकिंग। सबको रिस्पेक्ट पसंद होती है, सबको काम में जो है रिस्पेक्ट चाहिए ही होती है, तो हमें सबको रिस्पेक्ट देना चाहिए, वह चाहे वो छोटा काम कर रहा है बड़ा काम कर रहा हो। कोई भी काम हमें बड़ा छोटा नहीं लगना चाहिए, भले वो एक वॉचमैन हो उसे भी हमें रिस्पेक्ट देना चाहिए, या भले ही मैनेजर हो उसे भी हमें रिस्पेक्ट देना चाहिए। और हमें जो भी, अगर मान लीजिए हमारे जो छोटे एम्प्लॉयज़ हैं, जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं, उन्हें सुपीरियर्स को इतना, उन्हें अपने साथ मतलब एक तरह से उन्हें इतना मौका देना चाहिए कि वो भी कुछ आपको सजेस्ट कर सकें, कुछ इनिशिएटिव ले सकें या फिर कुछ आइडियाज़ दे सकें, ताकि उन्हें भी लगे कि हाँ वी आर ऑल्सो रिकॉग्नाइज्ड इन एन ऑर्गेनाइजेशन, हमें भी कुछ रिकॉग्निशन मिला हुआ है। फिफ्थ पॉइंट है प्रोवाइडिंग स्पेशल बेनिफिट्स सच एज हाउसिंग फैसिलिटी, फ्री एजुकेशन टू चिल्ड्रन एक्सेट्रा। अगर कोई भी एम्प्लॉय काम कर रहा है तो हमें उसको कुछ स्पेशल बेनिफिट्स भी देनी होंगी ताकि वो आपके ही यहाँ काम करता रहे, जैसे कि हाउसिंग फैसिलिटी हुआ और फ्री एजुकेशन टू चिल्ड्रन हुआ। अगर मान लीजिए किसी एम्प्लॉय का बच्चा है, उससे आप फ्री एजुकेशन दिलवा रहे हैं, मतलब मान लीजिए उसके स्कूल का फीस आप पे कर रहे हैं, जो ओनर है बिजनेस का या फिर कंपनी का वो पे कर रहा है, तो वो और मन से काम करेगा क्योंकि उसे लगेगा कि हाँ चलो ये प्रॉफिट यहाँ पे हो रहा है। थैंक यू, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।